अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है एक दिलचस्प कहानी सीधे और चालाक। पुराने ज़माने की बात है कि एक बहुत नेक और सीधी सादी बुढ़िया थी। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा बदलू कारोबार के सिलसिले में कहीं परदेश चला गया था। छोटा बेटा फजलू उसके पास रहता था, वही उसकी देखभाल करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन फजलू बीमार पड़ गया। बहुत इलाज मुआलजा कराया लेकिन कुछ फायदा ना हुआ और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बुढ़िया बेचारी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। बुढ़ापे में खुदा ने उस बेचारी का सहारा छीन लिया था। अब उसकी देखभाल करने वाला कोई ना था। उसने अपने परदेसी बेटे बदलू को एक खत के जरिए अपनी हालत और फजलू की मौत की खबर लिखवा भेजी। इससे पहले कि बदलू की तरफ से कोई जवाब आता, एक दिन एक मुसाफिर उस बुढ़िया के पास आया और बोला, दादी अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक कर चूर हो चुका हूँ। ऊपर से रात भी होने को है। अगर इजाजत दो तो ये रात मैं आप ही के घर पर ठहर जाऊं। आओ बेटा, आओ बैठो, क्या हर्ज है, रात ही तो रहना है, कौन सा घर उठाकर ले जाओगे। कहाँ से आए हो तुम? बुढ़िया ने पूछा। मैं किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ दादी माँ। थके हुए मुसाफिर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। सरसरी तौर पर दूसरी दुनिया से मुराद मुसाफिर के लंबे सफर से थी, लेकिन बुढ़िया के दिलो दिमाग पर चौंके बेटे की मौत का असर था और अपने दिल को समझाने के लिए वो भी अक्सर यही कहा करती थी कि उसका बेटा अब दूसरी दुनिया में चला गया है। मुसाफिर की जबान से दूसरी दुनिया का नाम सुनकर फौरन उसे अपने मरहूम बेटे की याद आ गई और एक सर्द आह भरकर बोली, बेटा, क्या तुम सचमुच दूसरी दुनिया से आए हो? मेरा बेटा फजलू भी पिछले ही महीने दूसरी दुनिया में चला गया है। क्या वो भी तुम्हें मिला है कभी? मुसाफिर बुढ़िया की सादगी को भांप गया और बोला, ओ, वो फजलू आपका बेटा है दादी माँ। मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं और वो एक ही कोठरी में तो रहते हैं वहाँ। बहुत अच्छा लड़का है फजलू मियाँ। बुढ़िया मुसाफिर के और भी करीब आकर बैठ गई और हसरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, कैसा है मेरा फजलू? क्या करता है वहाँ? कुछ खास अच्छा नहीं है। अभी तो उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला है वहाँ। बेचारा बकरियां चराया करता है। मुसाफिर ने किसी कदर उदास होकर जवाब दिया, हाय हाय, गजब हो गया, मेरा बेटा बकरियां चराता है। बेचारा मारा मारा चरागाहों में फिरता होगा, वहां भी आराम नसीब नहीं हुआ बेचारे को। बुढ़िया ने बहुत दुखी होकर कहा। उसके दुख में और भी इजाफा करने के लिए मुसाफिर ने कहा, हाँ अम्मा, बेचारा सर झाड़ मुंह फाड़ मारा मारा फिरा करता है। कपड़े भी तार तार हो गए हैं बेचारे के। ये सुनकर बुढ़िया का दिल भर आया। तुम कब वापस जाओगे बेटा? उसने मुसाफिर से पूछा। बस परसों मुझे वहीं पहुंचना है अम्मा, मुसाफिर ने जवाब दिया। तो फिर मेरा एक काम कर दो बेटा, मेरे पास 40 गज कपड़े का एक थान रखा है। तुम वो थान और कुछ रुपए मेरे फजलू को दे देना और उसके साथ 50 रुपए नकद मुसाफिर के हवाले कर दिए। मुसाफिर ने रात बड़े आराम से गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया का सफाया करके चलता बना। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का बड़ा बेटा बदलू भी परदेश से लौट आया। आते ही पहले तो माँ बेटा दोनों एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए। फिर फजलू की अचानक मौत पर अफसोस जाहिर किया। एक दिन बातों बातों में माँ ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, जब तुम नहीं आए थे तो दूसरी दुनिया से एक आदमी एक रात गुजारने हमारे घर आया था। उसने तुम्हारे भाई फजलू के बारे में मुझे सब कुछ बताया। दूसरी दुनिया में वो आदमी और फजलू एक ही कोठरी में रहते हैं। बता रहा था कि फजलू अभी तक तो बकरियां ही चराता है। बेचारे के कपड़े भी फट गए हैं। मैंने एक थान कपड़ा और 50 रुपए नकद फजलू के लिए उसके हाथ भेज दिए हैं। ये सुनकर बदलू चौंक पड़ा। घाट घाट का पानी पीकर अब वो इतना सीधा नहीं रहा था। अब वो ऐसी चालबाजियों को खूब समझने लगा था। बोला, अम्मा, तुम तो वाकई बहुत सीधी हो। भला दूसरी दुनिया से भी कोई वापस आता है? जमाने के हेर फेर नहीं समझती हो। बदलू को रह रहकर अपनी माँ की सादगी और मुसाफिर की चालाकी पर गुस्सा आ रहा था। फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा अम्मा, तुम आराम से घर में रहो, मैं चला। नाक की सीध में चलता जाऊंगा और उस वक्त तक चलता रहूंगा जब तक मुझे कोई तुमसे ज्यादा सीधा नहीं मिल जाएगा, और फिर जब तक इस नुकसान को पूरा नहीं कर लूंगा घर नहीं लौटूंगा। ये कहकर वो नाक की सीध में चल दिया। दिल ही दिल में वो कुछ मंसूबे बनाता जा रहा था। दूर से ही उसे एक गांव दिखाई दिया। वो सीधा उसी तरफ चलता गया।
بستی سے باہر جب وہ ایک زمیندار کی حویلی کے پاس پہنچا تو رک گیا۔ دیکھا کہ ایک خوب موٹی تازی بکری بندھی ہوئی ہے، پاس ہی اس کے 3 خوبصورت میمنے بیٹھے ہیں۔ بدلو بھی وہیں گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور لگا بکری کو جھک جھک کر سلام کرنے۔ کمرے کی کھڑکی سے زمیندار کی بیوی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے نوکرانی کو بلا کر کہا، ذرا باہر جا کر دیکھو تو کہ وہ آدمی ہماری بکری کو اس طرح جھک جھک کر سلام کیوں کر رہا ہے۔ نوکرانی نے جا کر پوچھا، اے بھلے آدمی، یہ ہماری بکری تمہاری کیا لگتی ہے جو اسے اس طرح فرشی سلام کرتے جا رہے ہو؟ بدلو نے جواب دیا، اے بی بی، اس کی تلاش میں تو مارا مارا پھر رہا تھا۔ جسے تم بکری سمجھتی ہو وہی تو میری بیوی کی رشتہ دار ہے۔ کل میرے لڑکے کی شادی ہے، سبھی رشتہ داروں کو دعوت دی جا چکی ہے، صرف اسی ایک کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں اسے بھی شادی میں آنے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ اگر مالکن صاحبہ اجازت دیں تو میری اور بیوی کی طرف سے گزارش ہے کہ یہ بھی اپنے بال بچوں سمیت شادی کی رونق بڑھانے کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ نوکرانی نے جا کر مالکن کو بتایا تو وہ خوب ہنسی کہ یہ شخص بھی کتنا بے وقوف ہے جو ایک بکری جیسے جانور کو اپنی بیوی کی رشتہ دار سمجھتا ہے اور اپنے لڑکے کی شادی پر مدعو کر رہا ہے۔ اچھا ہوگا کہ اسے اور بھی بے وقوف بنایا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی بے وقوفی پر ہنسیں۔ اس نے فوراً نوکرانی کے ذریعے کہلا بھیجا کہ اگر یہ اس کے رشتہ دار ہے تو اس کے رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر اس بیچاری کو تمہارا گھر ڈھونڈنے میں دقت ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اسے ابھی سے اپنے ساتھ لیے جاؤ۔ مالکن نے نوکرانی کو حکم دیا کہ ہماری بکری صاحبہ اپنے رشتہ دار کی شادی میں تشریف لے جا رہی ہیں، انہیں خوب سجا دو، سردی کا موسم ہے، میرا وہ روئی دار نیا کوٹ بھی انہیں پہنا دو، اسی طرح اس کے بچوں کو بھی اچھی طرح سجا دو، اور سنو، باہر جو گاڑی کھڑی ہے اس میں 2 گھوڑے جتوا دو، اس کے رشتہ دار کی شادی کوئی روز روز تھوڑی ہی ہوتی ہے، ذرا ٹھاٹ سے سوار ہو کر جائے گی۔ چنانچہ مالکن اور اس کی نوکرانی نے بکری اور اس کے میمنوں کو خوب سجایا اور گاڑی میں 2 گھوڑے جتوا کر بکری اور اس کے بچوں کو بڑی شان سے گاڑی میں بٹھا دیا اور لگام بدلو کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بھائی کوچ وان تو گھر پر ہے نہیں، ہمت کر کے آپ خود ہی کوچ وانی کیجئے، لیکن گاڑی ذرا دھیرے چلانا، ایسا نہ ہو کہ ہماری بکری صاحبہ یا اس کے بچوں میں سے کسی کے چوٹ لگ جائے۔ اچھا، الوداع بکری صاحبہ، آپ بے فکر رہیں مالکن صاحبہ۔ یہ کہتے ہوئے بدلو نے گھوڑوں کی لگام تھامی اور اپنی راہ لی۔ 2 گھوڑوں کی گاڑی میں سجی ہوئی بکری یوں ودا ہو رہی تھی جیسے کوئی دلہن اپنے مائکے سے ودا ہوتی ہے، اور بدلو اس ٹھاٹ سے گاڑی ہانک رہا تھا جیسے کوئی دلہن کو لیے جا رہا ہو۔ یہ تماشا دیکھ دیکھ کر مالکن اور اس کی نوکرانی کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ جب تک گاڑی ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی ان کی ہنسی نے رکنے کا نام نہ لیا۔ تھوڑی دیر بعد زمیندار جب گھر پہنچا تو بیوی کو بہت خوش پایا۔ دراصل وہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ میاں کو اس شخص کی بے وقوفی کا قصہ سنائے گی تو وہ بے حد خوش ہوگا۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے مالکن نے جب نوکرانی کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر بھی وہی شرارت بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ پھر کیا تھا، مالکن کہے لگا کر ہنسنے لگی، مارے ہنسی کہ اس کا برا حال تھا۔ اس کی ہنسی جب ذرا دھیمی پڑی تو زمیندار نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، میں بھی تو سنوں۔ بیوی نے کہا، اجی پوچھو مت، آج تو کمال ہی ہو گیا، کتنا مزہ آ رہا تھا۔ تم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کیسے ایک عجیب و غریب بے وقوف یہاں آیا اور گھٹنے ٹیک کر ہماری بکری کے سامنے بہت دیر تک ایسے جھکا رہا جیسے کوئی عقیدت مند اپنے روٹھے ہوئے پیر کو مناتا ہو۔ وہ بار بار اسے جھک جھک کر سلام کر رہا تھا۔ پوچھنے پر بولا کہ یہ بکری صاحبہ اس کی بیوی کی رشتہ دار ہے اور وہ اسے اپنے لڑکے کی شادی میں شرکت کی دعوت دینے آیا ہے۔ کہتے کہتے بیوی تو ہنستی جا رہی تھی مگر زمیندار کو غصہ آ رہا تھا۔ ہاں میں سمجھ گیا، تم نے کیا کیا ہوگا؟ زمیندار نے کہا، تم نے بکری اور اس کے میمنوں کو اس عجیب آدمی کے حوالے کر دیا ہوگا۔ یہی کیا ہے نا؟ بالکل یہی تو کیا ہم نے، بلکہ اسے اور زیادہ بے وقوف بنانے کے لیے بکری کو خوب سجایا، اسے اپنا روئی دار لال کوٹ بھی پہنا دیا، اسی طرح اس کے بچوں کو بھی سجا کر 2 گھوڑے کی بگی میں بھیجا ہے۔ تم بھی ذرا دیکھتے تو مزہ آ جاتا۔ کس ٹھاٹ سے اپنے رشتہ دار کے ساتھ جا رہی تھی بکری صاحبہ؟ بیوی نے کہا، بس رہنے دو، اس کے رشتہ دار کا کچھ عطا پتا بھی پوچھ لیا تھا کیا؟ زمیندار نے پوچھا۔ نہیں،
ये तो हमने कुछ नहीं पूछा था, बीवी ने जवाब दिया। तो इसका मतलब ये है कि बेवकूफ वो नहीं था, बल्कि वो तुम सबको बेवकूफ बना गया है। जमींदार को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किधर गया है वो? जमींदार ने जल्दी से पूछा। बीवी ने उंगली से इशारा करते हुए बताया, इधर को। जमींदार ने फौरन अपना घोड़ा तैयार किया और उसका पीछा करने लगा। बदलू को पहले ही शुबा था कि अगर जमींदार को पता चल गया तो वो जरूर पीछा करेगा। रफ्ता रफ्ता उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने घोड़ों का रुख एक घने जंगल की तरफ मोड़ दिया। घोड़ों और गाड़ी को झाड़ियों की ओट में खड़ा करके खुद जंगल से बाहर निकल आया और अपनी टोपी उतारकर जमीन पर औंधी रख दी। इतने में जमींदार भी वहीं आ निकला। उसने बदलू से पूछा, ओ भाई टोपी वाले, इधर तुमने किसी को 2 घोड़ों की गाड़ी में जाते हुए भी देखा है क्या? जी हाँ, देखा तो था हुजूर। उस घोड़े गाड़ी में एक बकरी और उसके 3 मेमने भी सवार थे, मगर उसे निकले तो काफी देर हो चुकी है, बदलू ने जवाब दिया। किस तरफ को गया है वो? मुझे उसी को पकड़ना है, जमींदार बोला। बदलू ने पूछा, क्या आप उस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस रास्ते में कई मोड़ आते हैं, रास्ते से रास्ता निकलता चला जाता है। ऐसा ना हो कि आप खुद भी भटक जाएं। अरे भाई, अगर ये बात है तो तुम ही मेरी मदद करो, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। लो ये मेरा घोड़ा ले जाओ, जमींदार ने उसकी खुशामद करते हुए कहा। नहीं हुजूर, मैं नहीं जा सकूंगा। मेरी इस टोपी के नीचे एक शिकरा बैठा है, मैं इसी की निगरानी कर रहा हूँ, बदलू ने कहा। इनकार ना करो मेरे अच्छे भाई, ये घोड़ा लो और फौरन चले जाओ, तुम्हारे शिकरे की निगरानी मैं करूंगा, जमींदार ने कहा। तो ख्याल रखना कहीं उड़ ना जाए, बहुत कीमती शिकरा है, कहीं खो गया तो मेरा मालिक मुझे कच्चा चबा जाएगा, इसीलिए तो जा नहीं रहा हूँ, बदलू ने जोर देते हुए कहा। क्या दाम होंगे इसके? जमींदार ने पूछा। यही कोई 500 रुपए से कम क्या होंगे, बदलू ने जवाब दिया। तो परवाह मत करो, अगर ये खो गया तो इतनी रकम मैं अदा करूंगा, जमींदार ने तसल्ली देते हुए कहा। बदलू ने बात बनते हुए देखकर कहा, नहीं सरकार, जबानी जमा खर्चे से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने मालिक से बहुत डर लगता है। जमींदार ने रकम बदलू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मेरी जबान पर एतमाद नहीं तो ये 500 रुपए जमानत रख लो। बदलू ने रुपए लेकर जेब में डाले और उसी के घोड़े पर सवार होकर चलता बना और जमींदार साहब खाली टोपी की पहरेदारी करते रहे। इंतजार करते करते घंटों बीत गए, लेकिन बदलू वापस न लौटा। इंतजार की घड़ियां लंबी होते देखकर जमींदार उकता गया। सोचा कि टोपी के नीचे तो देखे कि कुछ है भी या नहीं, अगर नहीं है तो बेकार इंतजार से क्या फायदा। टोपी को धीरे धीरे उठाना शुरू किया, देखा तो कुछ भी ना था। बदमाश कहीं का, लगता है ये वही शख्स था जिसने मेरी बीवी को बेवकूफ बनाया था। जमींदार ने नफरत से जमीन पर थूका और घर की तरफ चल दिया। इधर बदलू भी 3 खूबसूरत घोड़े और एक बग्घी और 3 नन्हे नन्हे बच्चों वाली सेहतमंद बकरी लेकर घर पहुंच चुका था। जाते ही अपनी माँ से बोला, अम्मा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मैं तो समझता था कि एक तुम ही सीधी हो, लेकिन देखा तो दुनिया में तुमसे भी ज्यादा सीधे लोग मौजूद हैं। इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारी खिदमत करूंगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।